42 70 98 126 तो 42 28 70 28 28 28 को स्पेस है 28 को है जिन्ना सीधी बात है 28 में आपको देखो भाग 14 आंसर है 14 है के कियो भाई हमने कन गुणनखंड में गुणनखंड तो है 42 और 70 है 42 से 70 डिफरेंस की तो आई 28 आई 28 ठीक है। अब है ना इसका जो एचसीएफ होगा वो या तो 28 होगा या 28 का कोई न कोई फैक्टर होगा। हाँ ठीक है तो 28 के फैक्टर क्या होगा 28 का फैक्टर देखूंगा तो क्या आएगा या तो 28 खुद एक फैक्टर होगा या 14 होगा या 7 होगा या 4 होगा या 2 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा। ठीक है सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा 28 को चेक करूंगा 28 का 14 में भाग जाता नहीं है तो ये 28 हो नहीं सकता। फिर कौन सा बड़ा 14 को चेक करूंगा तो 14 का भाग 42 में भी जा रहा है 70 में भी जा रहा है 5 टाइम 98 में जा रहा है 7 टाइम और 129 में 9 टाइम जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर आपका 14 हो जाएगा। नेक्स्ट 36 और 84 का एचसीएफ बता। हाँ भाई 18 का भाग 84 में जा नहीं रहा है 36 में जा रहा है 4 का भाग 36 में जा रहा है 84 में जा रहा है 6 का भाग 36 में भी जा रहा है 84 में जा रहा है लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसलिए 12। अब देखो आंसर सीधा दिख रहा है ठीक है। अब इसमें क्या ना 36 और 84 दो दिए हुए हैं इस अगर जब दो नंबर दिए हुए हैं तो जो छोटा नंबर होगा या तो वो होगा एचसीएफ या उसका कोई न कोई फैक्टर होगा। दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है 36 है या तो 36 एचसीएफ होगा 36 नहीं होगा तो 36 का कोई फैक्टर होगा। 36 के मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या होगा 36 36 के बाद दूसरा कौन होगा 18 18 के बाद कौन सा आएगा 12 12 के बाद कौन सा आएगा 9 9 के बाद 6 के बाद 6 के बाद 4 4 के अलावा 3 2 1 ये इसके क्या होंगे 36 के फैक्टर होंगे। अब 36 के फैक्टर ये होंगे 36 को देखो 36 में तो भाग जाता है लेकिन 84 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 36 × 2 72 हो जाएगा और 3 करेंगे 108 हो जाएगा। फिर 18 को चेक करूंगा 32 में तो जाता है लेकिन 18 का भाग 84 में नहीं जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट कौन सा बचा 12 का भाग देते हैं 36 में 3 टाइम्स और 84 में 7 टाइम्स। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट 24 36 40 24 36 और 40 का एलसीएम पूछा आपसे न कि एचसीएफ। हाँ एलसीएम ठीक है 12 और 4 जिसमें इसमें 4 कॉमन 1 मिनट सर है 4 इंटू 4 इंटू तो इसमें 2 इंटू 3 3 9 3 आ गया इंटू 3 40 4 गया 10 2 इंटू 5 2 इंटू 5 हो गया 5 चौक 20 20 के 60 2 120 2 160 360 हाँ 360 कितना है 360 यानी कि तूने पूरा प्रोसेस लगा ना पूरा 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 एचसीएफ निकाला ना। हाँ 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 भाई 4 का सब में भाग जा रहा है तो 4 तो आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा ही होगा। बिल्कुल 4 इनका एचसीएफ भी होगा और 4 को मैं देख रहा हूँ क्योंकि 36 और 40 का जो 36 और 40 का डिफरेंस 4 और 4 सबसे डिविजिबल है तो इसका मतलब एचसीएफ तो 4 होगा 4 हो गया तो कितना हो जाएगा
24 में 6 टाइम जाएगा, 36 में तो कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। अब आगे मुझे कुछ करना ही नहीं है, उसके आगे कुछ करना ही नहीं, 9 आ गया, डिजिट सम 9 होना चाहिए जो आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है जिसमें डिजिट सम 9 है? ये क्लियर हो गया ना? अगर मैं इसमें और भी देख, मेरे को एलसीएम नहीं निकालना, ऑप्शन मुझे कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन का अगर मैं डिजिट सम निकालूं 3 है, बी का डिजिट सम 6 है, और डी का डिजिट सम 3 है, और सी का डिजिट सम 9 है, और 36 है, इसका डिजिट सम कितना है? 9। यानी कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका वो नंबर होगा जिसमें 36 का भी पूरा पूरा भाग जाए, 40 का भी जाए, 24 का जाए। यानी 36 का पूरा पूरा भाग जाए, इसका मतलब उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। ऑप्शन मेरे पास एक ही है। तो सर 24 भी है ना, 40 है ना, उस हिसाब से 24 है तो डिजिट सम 6 आ रहा है ना, 24 है तो डिजिट सम 6 आ रहा है ना, और 6 देखो, जैसे 24 है, तो ये बात क्वेश्चन सही, जैसे 24 है, 24 का डिजिट 6 है, 6 है, इट मीन्स क्या हुआ? 6 गुणा 3 करता हूँ तो 18 होता है, उसमें भी डिजिट 9 आता है। बिल्कुल 6 गुणा 3 करूंगा तो 12 होता है, सॉरी 6 गुणा 2 करूंगा 12 होता है, डिजिट 3 होता है। यानी कि 24 है ना, उन नंबर में डिविजिबल हो जाएगा जिसका डिजिट 3 होगा, जिसका डिजिट 6 होगा, और जिसका डिजिट 9 होगा। उसमें 24 का डिविज 24 से वो डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन जो 36 है ना, ये हमेशा और हमेशा उस नंबर में उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा जिसका डिजिट 9 होगा, क्योंकि 36 इटसेल्फ डिजिट 9 रखता है। 40 की बात करूं तो डिजिट 4 है, ठीक है, लेकिन डिजिट 3 होगा ना, जैसे मैं 3 बोलूं तो 12 है, उस समय भी किसका भाग जाएगा? होगा जाएगा। जैसे जिस टाइम डिजिट 8 है, उस समय भी 4 का भाग जाएगा, और जिस समय डिजिट 7 है, उस समय भी 4 का भाग जाएगा, और जिस समय डिजिट 36 यानी 9 है, उस टाइम भी 4 का भाग जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 36 एक नंबर बीच में दिया ना, ये देने का पर्पज ही यही था कि 36 9 हो गया, मतलब वो वही नंबर आएगा जिसका डिजिट 9 होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यानी कि तीनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होंगे, उस समय उस नंबर का डिजिट 9 होगा, जो तीनों में कॉमन है। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, और 9 इसमें भी है, तीनों में डिजिट 9 कॉमन है हमेशा। इसके अलावा कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आएगा तीनों में, ये भी क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर HCF पूछा है। सीधी बात ऐसी है, इसमें बोला है कि देखते हैं, इसमें 21 का आ रहा है, 21 का भाग दे रहे हैं तो मतलब 30 का भाग 47 में जाएगा नहीं, ठीक है, प्लस में आ रहा है, बाकी देख लो 7 का सीधी बात है, 21 का फैक्टर 7, बिल्कुल बाकी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि टेबल थोड़ी अच्छी तरह से याद है तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने दो बताया हुआ है कि दो वो नंबर ढूंढो जिनका डिफरेंस सबसे कम है। 42 और 63 का डिफरेंस जो आएगा वो 21 आएगा। अब या तो मेरा HCF 21 होगा या उसका मल्टीप्लायर 21। 42 और 63 दोनों में भाग जाता है 21 का, लेकिन 140 में नहीं जाता, क्योंकि 21 इंटू 7 147 होता है, ठीक है। तो 140 में 21 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका फैक्टर निकालूंगा तो 21 होगा, 21 का 14 होगा, 7 होगा, और 3 होगा, और 1 होगा। अब 14 को देखूंगा तो 63 क्या है? ओड नंबर है, इसलिए 14 का भी भाग नहीं जाएगा, 14 का भाग हमेशा इवन नंबर में जाएगा। तो बचा कौन? 7 7 14 2 में जा रहा है, 63 में जाएगा, और 140 में जा ही रहा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट 87 13 और 104 का एलसीएम क्या होगा? इसमें देखो आपका तरीका लगा हूँ तो 3 1 4, वो देखूं तो मैं 8 4 12 3 3
बच्चन 5 11 7 18 9 होगा नहीं। चांद बच्चन 7 13 7 4 11 2 13 ए और सी हो रहा है उसके हिसाब से। तो फिर देखते हैं 1 13 39 1 17 3 4 42 इसमें ए ही होगा, सीधी बात है, इसमें दिख रहा है मेरे को इसमें ए ही होगा। ए ही ए ही होगा। होगा। क्या लगाया तुमने, क्या लॉजिक लगाया? मैंने लॉजिक लगाया 3 और 1 बीच संख्या ली 3 1 हाँ 4। ठीक है, अब देखो मतलब ए में ट्राई कर लिया, बी में ट्राई कर लिया, सी में कर लिया, डी में 9 लिखा हुआ है। ए का आ रहा है जैसे 4 आ रहा है, ठीक है, डिजिट सम। एंड हाँ बी में मतलब 3 6 6 13 5 18 9 आ रहा है, इसमें भी मतलब 4 आ रहा है, ठीक है। सी में तो सी में मैं 13 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है। वो ठीक है कंसेप्ट। इसमें एक और चीज भी देख कि 87 जो मेरा है वो है प्राइम नंबर, 13 भी क्या है प्राइम नंबर, लेकिन 104 है ना उसमें 13 का भाग जाता है पूरा पूरा। 104 में 13। थैंक यू। और जसवंत की क्या कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अब आप हेलो, यस, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? एक सेकंड, हो गया वो अगला तो हो गया, 7वां चल रहा 6 है। का क्या आंसर आया? 6 का 37। 36। कैसे किया? देखो 37। अपने, सॉरी 37। अभी है ना जैसे क्वेश्चन था, ऑप्शन मेरे को दिए 3 5 37 और 39। 1 1 ट्रिपल 1 के लिए अपने एक क्वेश्चन भी किया था, कहाँ पे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते थे, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए बोला था। तो ट्रिपल 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ ना, 1 1 37 3 और 1 होते हैं। मुझे आगे क्वेश्चन चेक ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी अगर मैंने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसके मतलब तो हो गया 6 नंबर, हो गया 7 नंबर का, मतलब 6 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर मेरे आंसर आ रहा है डी, इनमें से कोई नहीं। 600। तो करेक्ट आंसर क्या? डी तो ठीक है, करेक्ट आंसर क्या वो बताओ। 600 आ रहा है मेरे। राइट है रॉन्ग है पता नहीं, आप बताइए। चलो चेक करते हैं। 75 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 75/100 लिख सकता हूँ। 32 को क्या लिखूंगा? 32/100 लिखूंगा। और 0.6 को क्या लिखूंगा? 6/10 लिखूंगा। यानी कि इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा कि पॉइंट वाले जो भी नंबर आपको मिले उन सबको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी भिन्न में परिवर्तित करो। तो मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया और बट्टे में जितने पॉइंट थे उतने जीरो रख के इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन में बदलने का, भिन्न में बदलने के बाद अगला जो स्टेप होगा वो अपना होता है इसको सरलतम रूप में लाना, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए फ्रैक्शन की। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए 75/100 ये हो जाएगी 3/4, यानी कि 25 से काट दूंगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखूंगा तो हो जाएगा 8/25। यस या नो? 6/10 का क्या हो जाएगा? 3/5। ये तो समझ में आया। उसके बाद इसके बाद अब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई फ्रैक्शन की। उसके बाद अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर जो है कि अंश जो है उनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम किनका होगा? एलसीएम आपके पास लेना पड़ेगा 383 का, और डिनोमिनेटर है उसका क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे 425 का। तो 38 और 3 का 383 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। सॉरी 383 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 383
और HCM आपका होगा 4255 का, इनका लेना है LCM। तो LCM 8383 का LCM हो जाएगा 24 और 4255 का HCF कितना हो जाएगा, यानी 4255 का HCF आपसे पूछेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब जो आपका LCM लेना था फ्रैक्शन का वो क्या आ गया, 24/1। LCM आपका क्या हो गया, 24/1। अब इसको वापस दशमलव में भी चेंज करूंगा तब भी वो क्या रहेगा, 24। तो अंदर क्या होगा, 24। अब बताओ कैसे आया, इनमें से कोई नहीं है, सर मैंने गलत कर दी, बेसिक जल्दबाजी की ना, बेसिक गलती बेसिक कर ली। कंसेप्ट। हाँ, बेसिक में गलती नहीं करनी है, हमेशा ध्यान रखना है कि दशमलव वाले नंबर है उसका सबसे पहले स्टेप होगा, उसको बिन में चेंज करो, और बिन में चेंज होने के बाद गलती वो नहीं हुई, दशमलव में चेंज कर दिया। हाँ, फिर वो सिंपलेस्ट रूप फॉर्म में नहीं किया, गलती कर सरलतम रूप नहीं लिया होगा। नहीं, सरल रूप में जल्दबाजी कर ली। हाँ, तो कहीं ना कहीं गलती की है ना, जल्दबाजी की है, या सरलतम रूप नहीं लिया है, या दशमलव को भिन्न में नहीं बदला है, कहीं ना कहीं गलती की, तब आपका आंसर गलत आएगा, अदरवाइज गलत नहीं आएगा। और इनमें से कोई आंसर किया हुआ था और वही आंसर ऑप्शन में दिया हुआ तो इतना जल्दी आता है कि यही आंसर कर देते हैं बस। नहीं वो नहीं था, कुछ नहीं था, गलती कर ली मैं, गलती भी पकड़ाई गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन, हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन, इसका HCF आपसे पूछा गया। 8 9 4 15 1, सीधी बात है, 1, सीधी सी बात है। 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9, दोनों का डिफरेंस कितना, 1। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा HCF कितना रहेगा, 1। कोई भी वो कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं तो उनका HCF हमेशा कितना आएगा, 1। हुआ क्लियर? यस, पोकर को पूछो। हाँ? एक और स्टूडेंट जुड़ा हुआ है आपसे, पता है आपको? जुड़े हुए कहाँ है, एक सेकंड रुको। हाँ, ठीक है, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। 270 और 405 का LCM तथा HCF का अनुपात है, रेशियो पूछा आपसे। 1 सेकंड में करके बता दो। हाँ 270 और 345। हाँ, दो 270 और 405। जल्दी 1 सेकंड। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना। LCM का पूछा है। हाँ, मैं तो समझ गया LCM बटा HCF। 1 सेकंड। जल्दी कर ले। इसमें आ रहा है, गलती कैसे हो गई मेरी। 5 to 10 2 अनुपात 1 आना चाहिए।
ठीक है, 1 मिनट। देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे करना देखो, फर्स्ट करते हैं। देखो 270 और 105 इनका डिफरेंस लो, 135 आ रहा, चेक करो आ रहा है क्या सर? 270 और 405 का अगर मैं डिफरेंस लूं तो कितना आ रहा है? 135 आ रहा है। हाँ तो या तो HCF क्या होगा, 135 होगा, या 135 का कोई ना कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। यहाँ पर तो अगर आप थोड़ा सा माइंड लगा रहे हो कि 135 इंटू 270, 135 इंटू 3 405 आता है। यस या नो? आ रहा ना? तो क्या लिख सकता हूं मैं? यस तो है ना, मेरा HCF क्या हो जाएगा, 135 HCF हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ 270 और 405 का मैंने डिफरेंस लिया 135, 135 ही मेरा HCF हो रहा है। यस या नो? 135 हो गई नहीं ना, 405 क्यों? अंदर है। 135 इंटू 3, 135 इंटू 2 करूंगा हाँ, हो रहा 270। हो रहा अगला हो रहा डिफरेंस ही 135 का, तो HCF 135 हो गया। जब HCF मेरा 135 हो गया तो मेरा LCM क्या होगा, मुझे बता पाओगे आप? बिल्कुल। क्योंकि देखो कितना फास्ट निकालना है, 135 इंटू 2, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, इनका क्या पूछा आपसे, रेशियो पूछा है। तो 135 से 135 कट गया, 2 इंटू 3 क्या हुआ, 6, रेशियो क्या आएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा? 6 ज्यादा टाइम लगना चाहिए नहीं, सर यही कमी है मेरी। तो इसी कमी को तो दूर करना है, इसीलिए तो ट्यूशन करवा रहा हूँ आज। नहीं नहीं, एग्जाम में आता सब कुछ है पर वो टाइम चला जाता है। तो ये क्वेश्चन नहीं करते ना, आता सब है, क्वेश्चन नहीं करते हैं तब ऐसा होता है, क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, तो इसीलिए तो अब देखना कम से कम यहाँ से 60 से 70 क्वेश्चन केवल HCF LCM पे करेंगे ना, 1 2 3, जब तक सारे ये कंप्लीट नहीं हो जाएंगे ना तब ये चलेगा, HCF LCM पे ये क्वेश्चन चलेंगे सारे। नहीं, HCF LCM देखते ही अपन क्या करते हैं, अरे यार ये तो कंसेप्ट अपन को आता है, और निकालने बैठ जाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं होती है कि सीधा दिख रहा है कि HCF निकालता है तो दोनों का डिफरेंस ले लो तुरंत, डिफरेंस ऐसा आएगा क्वेश्चन के अंदर। तो इसका तो डिफरेंस देखते ही पर ध्यान में चलेगा कि 135 यानी 135 इंटू 2, 2 कितना होता है, 270 होता है। तो 270 से अगला 135 जोड़ रहा हूँ तो 405 हो रहा है, यानी कि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 3 बार हो रहा है। 135 मेरा HCF है, और LCM हमेशा क्या होता है, HCF इंटू को फैक्टर होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है, वो LCM होता है। यानी कि ये आप पढ़ा था कि LCM इक्वल टू HCF इंटू को फैक्टर A इंटू B, ये पढ़ा था। यानी कि HCF आपने लिख दिए, को फैक्टर यानी A जो नंबर है HCF हटाने के बाद जो मल्टीप्लाई बचा उसको रख दिया, और B जो नंबर है उसमें HCF हटाने के बाद जो नंबर को फैक्टर बचा उसको लिख दिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, HCF को मल्टीप्लाई में रख दिया, अपना आंसर आ गया। हुआ क्लियर? बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट नंबर, बिल्कुल 3 4 9 का एलसीएम आता है 36 और 3 5 7 13 का एलसीएम आता है 1, 30/1 इज इक्वल टू 1। कितना आएगा, कंफर्म? कंफर्म? नो डाउट। हाँ, क्योंकि जो न्यूमरेटर है, अंश है, उनका एलसीएम देखो क्या रहा, 9, तो 3 तो हटा दो, 9 आते, 4 2 आता हटा दो, 4 आती, क्योंकि 4 के अंदर 2 भी है, 9 के अंदर 3 भी है, तो दोनों को केवल क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36। और डिनोमिनेटर देखो सारे के सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब HCF क्या होगा। और जब LCM पूछा है तो नोमिनेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF आएगा, 36/1, आंसर क्या आ जाएगा, 36। 45/4। नेक्स्ट का, इसका LCM पूछा आपसे, इसी में भी सेम देख लो, 3
9 आया तो 3 को हटा दिया और न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45 बटे। अब डिनोमिनेटर है उनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो डिफरेंस ले लो, सब में 4 है तो क्या आना है? 4 आ जाएगा एचसीएफ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 बटे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एचसीएफ बटा एलसीएम। हाँ बिल्कुल, न्यूमरेटर का इस बार एचसीएफ होगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। 7 बटे अपन ऐसे करते हैं 7 बटे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 5 तो 10 3 90 7 बटे 9। हाँ डी। अब देखो क्या करना, ठीक है कर रहे हो, डी आ रहा आंसर, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर जो है उनका क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। 7 और 14 दिख रहा है तो 7 और 14 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर देखें, 9 15 10 दिए हुए, मैं 15 को हटा दूं। अब देखो क्यों हटाया? 15 में 5 आता है वो 10 के साथ भी है, 15 में 3 आता है वो 9 के साथ भी है, यानी कि 15 में 5 आ रहा है वो 10 में भी है, 15 में 3 आ रहा है वो 9 में भी है। इसलिए क्या बचेगा? 9 और 10 दोनों कंटिन्यू नंबर है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ के लिए क्या निकालना? एचसीएफ बटे एलसीएम, यानी कि 7 बटे 90। आंसर क्या हो जाएगा? 7 बटे 90। हुआ क्लियर? मतलब अंश को करना है एचसीएफ, हर को करना है एलसीएम। बिल्कुल। और उसमें भी कैलकुल पेन नहीं चलाना है, किस नंबर्स का ऑब्जर्वेशन करना है, नंबर का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने तो हाँ नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। एलसीएम पूछा है। हाँ एलसीएम पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है तो क्या ध्यान में रखना है? हाँ ये तो ध्यान में रखनी है, बस तुरंत आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 3 की पावर 5 5 की पावर 4। हाँ यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 की हाईएस्ट पावर आ रही है 3 एंड 3 की आ रही है 5। 3 की हाईएस्ट पावर आ रही है 5 और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 4। 5 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट 5। हाँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4। आंसर क्या हो जाएगा? ए। हुआ क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ था अपना? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 सामने है। एलसीएम पूछा आपसे आगे, जितना फास्ट हो सके उतना आंसर बताना है। एलसीएम पूछा आपसे। 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 and 3 की पावर 3 7 की पावर 2 9 into 30 डी। क्या आंसर आएगा? ए या डी? डी, यानी कि 2 की पावर हाईएस्ट कितनी आ रही है? 2, यानी कि ऑप्शन आपके ए तो कट गया वैसे। फिर देखना 3 की पावर। अब 3 की पावर में देखो 3 यहाँ पर भी आ रहा, 9 भी आ रहा, इसका मतलब जो पहला आपका नंबर है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 की पावर 3। दूसरा नंबर है उसमें 3 की पावर कितनी है? 2। और तीसरा नंबर है उसमें 3 की पावर कितनी है? 3, यानी कि आंसर में क्या आएगा? 3 की पावर 3, यानी सी ऑप्शन आपका कट गया। फिर अगला देखा 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 यानी 7 की पावर 2 हाईएस्ट किस में है? डी में। मुझे आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर डी हो जाएगा क्योंकि बी में 7 की पावर 1 है। ये होगा आंसर, ठीक है। अब इसमें ना ये 9 तो बाय मिस्टेक दिया है,
11 यानी बी नंबर है उसमें क्या आ रहा है 11 आ रहा है, और सी नंबर है उसमें क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि 9 भी है 11 भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी आपका आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ पूछा है 15 नंबर में। कम से कम देख लेंगे। हाँ, एचसीएफ के अंदर पावर जो है वो मिनिमम देखनी है, कम से कम देखनी है। 3, 5, 7 यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी इसमें कम से कम 1 है, यानी कि ए ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट बी ऑप्शन चेक करना है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना है। 3 के लिए देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन में। फिर देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3, यानी क्या आ जाएगा 5 की पावर 1 ऑप्शन कर गया क्योंकि 5 की पावर 2 आ रही है। फिर देखो 7, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 4, यानी 7 की पावर 1 होना चाहिए, बी और सी दोनों में है। फिर नेक्स्ट 7 की पावर हो गया ने, इसके अलावा कौन सा बचा है? अच्छा, अब 7 ए नंबर जो है उसके अंदर जो नंबर आ रहे हैं 2, 5, 3, 5, 7, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, यानी कि 11 है वो एलसीएम में काउंट होगा, 17 एलसीएम में काउंट होगा, बी आंसर हो नहीं सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। मिनिमम पावर चेक करनी है। हाँ, यस यस। हेलो, हेलो। हाँ क्या करा? हाँ सही है ना आंसर? हाँ आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर होता है। ठीक है, ओके। एक मिनट ना। हाँ, करते अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसको करो। हैं जस्ट ऐसे पूछा है। इसमें पूछा आपसे एचसीएफ पूछा है। 2 into 3 into 2 into 3 आएगा 6 तो आना ही है। सभी आएगा। ठीक है, देखो 16 में क्या देखो नंबर देखो, पहले नंबर 6 आ रहा है, 18 आ रहा है और 12 आ रहा है, तो तीनों में कॉमन क्या होगा, यानी कि तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 में 6 का भाग जाएगा, 18 में भी जाएगा, 12 में जाएगा, यानी कि आपका जो नंबर्स का एचसीएफ देखूंगा वो 6 आएगा, डी में है नहीं तो डी कटेगा। फिर देखो एक्स, एक्स की पावर मिनिमम होनी चाहिए, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, यानी कि एक्स आएगा आपके एक एचसीएफ में, तो ए ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो वाई, वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है और यहाँ वाई की पावर 0 है, यानी कि वाई आपके आंसर में नहीं रहेगा, बी और सी दोनों में वाई नहीं है तो दोनों हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की पावर 1 है, यहाँ एक्स माइनस वाई की पावर 2 है, एक्स माइनस वाई की पावर 3 है, एक्स की पावर एक्स माइनस वाई की पावर 1 आपका आंसर होगा, तो सी आंसर हो नहीं सकता। आपका आंसर एक ही बचा है, वो क्या होगा बी। इसके आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया क्लियर? यस। अच्छा ठीक है, ये हुआ, अगला 18 नंबर क्वेश्चन करो। 8
एक सेकंड रुकना जरा। हुआ आंसर नहीं हुआ? हाँ? नहीं हुआ? देखो देखो, एक और पास करो जल्दी। कैसे करना भाई? 4 और 8, 4 काट दूंगा क्योंकि 4 ऑलरेडी 8 में शामिल है। आपसे एलसीएम पूछा गया, इसका मतलब एलसीएम आपका आंसर 8 होगा, तो ए ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, बी और डी ऑप्शन बचे, जिसमें क्या 8 आ रहा है। फिर जो एल्जेब्रिक नंबर है उसमें क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इनमें से मैं अगर एक्स कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1, ये लिख सकता हूँ। तो एक्स क्यूब माइनस 1 का फैक्टर आपका हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये तो हुआ पहले नंबर के एल्जेब्रिक फंक्शन का फैक्टराइजेशन। फिर नंबर 2, उसका एक्स क्यूब माइनस 1 दिया हुआ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। इसका क्या होता है, एक्स माइनस 1 यानी कि ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे क्या है, ए एक्स है और बी 1 है, प्लस बी स्क्वायर यानी बी क्या है 1, तो आपका ये हो जाएगा। अब इनमें क्या हुआ, 8 तो आपका फैक्टर रहेगा। इसके अलावा एलसीएम पूछा है, तो पहले नंबर के फैक्टर में एक्स है, दूसरे नंबर के फैक्टर में एक्स नहीं है, इसका मतलब आंसर में एक्स रहेगा, तो आपका आंसर तो क्या हो गया, कि आ ही गया। आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी चेक करते हैं, इसमें एक्स माइनस 1 है, इसमें भी एक्स माइनस 1 है, तो एक बार एक्स माइनस 1 कॉमन होगा, यानी कि एक बार एक्स माइनस 1 लोगो। दूसरे में एक्स प्लस 1 नहीं है, लेकिन पहले नंबर में एक्स प्लस 1 है, इससे वापस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और दूसरा जो नंबर है उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, पहले नंबर में नहीं है, तो जो दूसरे नंबर का पार्ट बच गया उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और आपका एलसीएम है वो क्या बन जाएगा, 8x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको और आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वो क्वेश्चन का थोड़ा रूप चेंज करके भी दे सकता था। अगर रूप दे अलग चेंज करके क्या दे सकता था, आपका ये रह जाएगा 8x गुणा एक्स एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 आ गया, और इस एक्स स्क्वायर को तोड़ रहा हूं मैं उल्टा, एक्स माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, इसको एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ। गुणा में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें इसको दूसरा रूप चेंज करके भी क्वेश्चन दे सकता था, 8x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1। यानी कि ये भी ऑप्शन हो सकता था आपका, 8x प्लस एक्स प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये देखो फॉर्मूले हैं, कुछ अलजेब्रा में जाएंगे तब सीखेंगे, अभी याद नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन कैसे 2 ऑप्शन भी हो सकते थे वो आपके सामने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। इसको कुछ नहीं करना है, सरलतम रूप लेना है इसका। सीधी बात है, 7/11 तो 11 के बाद 4 आ है, 7 4 11 407 में 9 5 तो 7 1 2 देखो
किसी भी भिन्न का सर्वोत्तम रूप पूछ रहा है ना, इसका मतलब इस जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है ना, वो कट जाता है। सर इसमें देख लो सर, उससे यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट भी हो सकता है, बताओ कैसे। देख लो। एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ होता है वो आपका कट जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन होता है, वो कट जाता है, और फिर उसके बाद जो सर्वोत्तम रूप आता है। ठीक है, सर देखो 5 2 7, हाँ नीचे 7 4 11। बिल्कुल, डिजिट भी आपका परफेक्ट आंसर जाएगा। कोई उसमें बुराई नहीं है। आप यूनिट डिजिट नहीं, डिजिट सम करोगे तब भी उसका आंसर आपका वही आएगा। वैसे सरलतम रूप देखना तो चेक करो, एक तो ये आपका डिजिट सम भी न्यूमरेटर में लगा दो और डिनोमिनेटर दोनों में लगा दो, डिजिट सम अब आपका जैसे वही ये रहना तो चाहिए। सोल्व हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ इसमें हाँ अगर मतलब जैसे कोई संख्या दी हुई है, मान लो बड़ी संख्या दे दी है, जैसे ये हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ 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 कंटिन्यू करा रही हूँ। तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब बड़ी संख्या दी है, उसमें भाग देना है। इसका जैसे कोई 27 दे दे, 29 दे दे, 39 दे दे, 41 दे दे, 47 दे दे, 51 दे दे, 53 दे दे, ठीक है। तो उसे सर पता कैसे चलेगा कि इसका भाग? किसका भाग देना, देखो वैसे डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। तो होता है अपन नंबर को देख के पहचान लिया कि हाँ इससे किससे भी नहीं पता चल रहा, तो कोई नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमेशा। सबसे छोटा नंबर दो, दो को चेक करो, आंसर न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड होना चाहिए। दो का होना नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, और नंबर है। फिर 3 का चेक करूंगा, डिनोमिनेटर 7 4 इधर आ रहा है, 3 का भाग जाएगा नहीं। फिर देखूंगा तो केवल मेरे को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। 5 का देखूंगा, 5 का यूनिट डिजिट नहीं है। 7 का देखूंगा, लो 7 का चेक करना, मैं 407 को देखो तो 7 दूनी 14, 40 में से 14 घटा है 26 में 7 का भाग जाता नहीं है, 7 का जाएगा नहीं। 11 का देखूंगा, 7 4 11 माइनस 0, यानी कि डिनोमिनेटर में जा रहा, तो डिनोमिनेटर में भी चेक किया, नोमिनेटर सॉरी नोमिनेटर को चेक किया, 9 2 11 माइनस 13, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करूंगा, इस तरह से मुझे आगे कंटिन्यूअसली चेक करते करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक वो पूरा पूरा भाग जाएगा। और चेक वही करना है जो प्राइम नंबर है। तो इस क्वेश्चन को फिर इतना हल करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आधा एक मिनट तो खा ही जाएगा ना। कितने नंबर आप डिवाइड करोगे, 2 3 5 7 11 13 19, इस तरह से आप उसमें भाग देते जाते हो। तो इस तरह से कितना चेक करोगे, टाइम तो लगेगा, कम से कम 1 मिनट जाएगा। तो उससे बेटर ऑप्शन आपको बताया हुआ है कि डिजिट इसका लगा दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और आपका आंसर आ जाए। सिंपल, आगे चेक ही करने की जरूरत नहीं। वो क्लियर नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तो समापवर्ते से एलसीएम में तो जैसे 2.5 गुना है, 2.5 इंटू एक्स वाई। तो संख्याओं का गुणनफल पूछा 19 का, 19 का पूछ रहे हो और 20 का बोल रहे हो? 90 कर लिया। देखो अभी डिजिट सम को किस तरह से लगाना है ये भी क्लियर हो जाएगा 19 को करोगे, क्योंकि 19 में डायरेक्ट डिजिट सम नहीं लग रहा, आप चेक करोगे डायरेक्ट डिजिट सम नहीं लगा पाओगे अगर 19 को चेक करोगे। हाँ वही तो दिक्कत है। हाँ वही तो दिक्कत है। हाँ जैसे 3 1 4, ठीक है,
6 12 7 19 मतलब 10 1 नहीं सर ये उससे देखो नहीं होगा। देखो एक और तरीका देखो, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सरलतम रूप लेना है तो वो नंबर हट जाते हैं जो कॉमन होते हैं। कॉमन नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या लो डिफरेंस, यानी मुझे एचसीएफ निकालना। अगर मुझे एचसीएफ पता चल जाएगा सरलतम रूप इसका इजीली निकाल दूंगा। मुझे सबसे पहले काम होगा कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो 391 और 67 है, इसका मुझे एचसीएफ लेना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, दोनों का डिफरेंस लो, या फिर 391 को चेक कर लो कि वो 6 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। नहीं है तो 391 के फैक्टर निकालो, उसका जो फैक्टर होगा वो डिविजिबल होगा। दो तरीके हैं। पहला मैं डिफरेंस लेके बता रहा हूँ, डिफरेंस लूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 276 आएगा। 276 किसमें नहीं भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, किसका 391 में भाग नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये क्या है, ओड नंबर है। तो मैं 276 के फैक्टर निकालने की ट्राई करूंगा। फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 138, ये होगा नहीं। सीधी सी चेक करते रहो, इवन नंबर आएगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा और वो मेरा एचसीएफ नहीं होगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 69 पॉसिबल है, यस 69 मेरा एचसीएफ हो सकता है। अगर 6 में एचसीएफ है तो इसको एक बार चेक करो कि 9 से 9 का यूनिट डिजिट कब आता है। जब 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 69 को 9 से मल्टीप्लाई करना मतलब 70 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 720, सॉरी हाँ 720। तो ये बहुत ज्यादा नंबर आएगा, ये हो नहीं सकता। तो इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 23, क्योंकि 3 से डिवाइड करूंगा। अब 23 को डिवाइड करके चेक कर लो कि 391 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है आपको एचसीएफ निकालना। अगर एचसीएफ निकल गया तो आप इजीली निकाल सकते हो। आप डिफरेंस लेके फैक्टर निकालो और फिर उसका एचसीएफ निकालो। या केवल 2 नंबर दिए हुए हैं तो उससे बढ़िया है कि सबसे छोटा नंबर होता है, जैसे 391 छोटा नंबर है, इसका फैक्टर निकाल दो। यानी कि 391 के मुझे फैक्टर निकालने तो क्या करूंगा, उससे भाग जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखो 7 का भाग भी नहीं जाएगा, 35 का बचेगा, 7 का नहीं जाएगा। तो फिर किसका चेक करूंगा, 11 का, 11 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 13 का चेक करूंगा, 13 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 39 में पूरा पूरा जाता है, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 17 का नहीं जाता तो 17 का चेक करूंगा, 17 इंटू 2 34, फिर कितने बचे 5 51, तो 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 23 टाइम्स जा रहा है। तो अब क्या हो गया, या तो मेरा क्या है भाई, 391 का आपके फैक्टर क्या हो गया, 70 इंटू 23 इंटू 1 आ गया, क्योंकि 70 और 23 दोनों प्राइम नंबर है। यानी कि क्या 70 इंटू 23 इंटू 1, 70 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब या तो मेरा जो एचसीएफ होगा या 70 होगा या 23 होगा। अब मैं 23 को डिवाइड करके देख रहा हूँ या 70 को डिवाइड करके देख लूं। ठीक है, ऑप्शन देखता हूं तो मेरे पास 70 आ गया है और 23 भी है, देखो तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर का मैंने आपने फैक्टर किया। तो मेरा ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन मेरा क्या होगा, डी होगा। आप ये करो कि जो छोटा नंबर 17 है इसको न्यूमरेटर में तो डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके फैक्टर निकालने तो आपको किस में देखना, डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर है 667, इसमें क्या करो 17 का भाग दे दो। मैं अगर 17 का भाग देता हूँ इसमें, क्या पूरा पूरा भाग जाएगा, 17 का चेक करो, 17 इंटू 3 51, और कितना बच जाएगा पीछे 157, 17 का भाग जाएगा नहीं, तो किसका भाग दूंगा 23 का। 23 का भाग दो तो कितना है 23 इंटू 2 कितना हो गया 46, 20 207
यानी 207 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार, 29। यानी कि क्या आंसर हो गया? आंसर हो गया 17/29। यानी डिनोमिनेटर 23 से डिवाइड हो रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 23 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 17। तो आपका न्यूमरेटर क्या जाएगा? 17 और डिनोमिनेटर क्या जाएगा? 21। तो क्लियर नहीं हुआ? हो गया। देखो कहीं पर अपना हथियार डिजिट सम काम कर रहा है, डिजिट सम नहीं काम कर रहा है तो अपने पास क्या है? 2 नंबर दिए हुए हैं, जो छोटा नंबर है उसका क्या करो? फैक्टर निकालो और फिर कोशिश करो कि मैं एचसीएफ निकाल दूं। जो एचसीएफ होगा वो दोनों नंबर का कॉमन होगा, कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सरल रूप आ जाएगा भिन्न का। ये बात क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो अपने पास टाइम इतना बचा हुआ और आज का सेशन यही खत्म करेंगे 20 क्वेश्चन के साथ। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लो फटाफट क्या कहना चाह रहा है। दो पूर्ण संख्या का महत्तम समापवर्त है कि एचसीएफ x इंटू वाई है तथा लघुत्तम समापवर्त है महत्तम समापवर्त का 2.5 गुना है। एलसीएम 5/2 एचसीएफ है, 2.5 गुना है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल बोले तो क्या होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। ये दो नंबर का क्या पूछा आपसे? मल्टीप्लिकेशन पूछा है। एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है? एक्स इंटू वाई, यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा? एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर भी इस फॉर्मूले में भी रखूंगा एक्स इंटू वाई, और एलसीएम क्या आ जाएगा? 5/2 एक्स इंटू वाई। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा? 5/2 आएगा। एक्स इंटू वाई प्लस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स का भी स्क्वायर बनेगा और वाई का भी क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। हुआ क्लियर हुआ? बिल्कुल। दो कंडीशन दी है, एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया और बेसिक जो है ना ये ध्यान रखना आपको। बेसिक क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। ये तो ध्यान में होना ही चाहिए हमेशा, किसी भी वक्त काम आ जाए। और एक क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है कि एलसीएम बराबर कितना ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से तीसरा ऑप्शन अपना है केसीआई। उसका ये लोगो होगा और उस पर मिलेगा केवल केसीआई लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अपने पास आ जाएगा। प्रोफेसर ठीक है। प्लीज कितना करेंगे। एमबी है? कितने एमबी का? लगभग 10 एमबी का ये ऐप है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। केसीआई को यहाँ से ये तो इंस्टॉल करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद में अगला स्टेप जो आएगा, डाउनलोड के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा। रजिस्ट्रेशन में नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वो नंबर डालना है जिस पे आपको ओटीपी आ जाए, क्योंकि मोबाइल नंबर गलत डालेंगे तो ओटीपी नहीं आएगा, तो आगे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए नंबर सही नंबर डालना है। उसके बाद आपको ओटीपी आएंगे मोबाइल पे, वो ओटीपी करके लॉगिन करना। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका जो डेस्कटॉप पेज है, होम पेज है, वो ओपन हो जाएगा। होम पेज में ये सारे फीचर रहेंगे। उसके अंदर जो फीचर है, एक आपका ये न्यूज़ है, जॉब से रिलेटेड है, जनरल डिस्कशन से रिलेटेड है, और अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड है, जो अपडेट रेगुलर बेसिस पे अपडेट होंगे। इसमें बॉटम एंड पे यानी सबसे नीचे देखते हैं तो ऑप्शन आता है एक्सप्लोर का, लाइव क्लास का, होम पेज का, डाउट का, असाइनमेंट का। इसमें सबसे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में है एक्सप्लोर। इस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो ऑप्शन आएगा उसमें आपके जितने इस ऐप पे क्या क्या फीचर है, जैसे ऐप में फीचर है आपका दिया हुआ कि स्कूल कोर्सेज कौन कौन से हैं, वो है इसमें। स्कूल के अलावा है एंट्रेंस एग्जाम, यानी स्कूल में वो कोर्स है जो केजी से लेके 12 तक। अभी इस ऐप पे केवल सीबीएसई का कोर्स अवेलेबल है, और जल्दी ही इसके ऊपर आरबीएसई का भी कोर्स आ जाएगा। आरबीएसई जो बोर्ड एग्जाम होते हैं केजी से लेके 12 तक के जितने एग्जाम होते हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस और नीट के भी कोर्स अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स है, इनमें आपके पैकेज भी रहेंगे और लाइव क्लास का भी ऑप्शन रहेगा। पैकेज और लाइव क्लास में क्या डिफरेंस रहेगा वो इसमें आगे ऐप में डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसके अंदर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस के एग्जाम, एसएससी जीडी और एसएससी के सारे एग्जाम लाइक सीजीएल, सीपीओ, जीडी, दिल्ली पुलिस, ये सारे एग्जाम्स
और प्लस रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम। स्किल डेवलपमेंट में इंग्लिश इम्प्रूवमेंट है, अदर लैंग्वेज है कोई, और कंप्यूटर है, और इंटरव्यू से रिलेटेड है। स्किल डेवलपमेंट मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज में मतलब। तो इतने सारे कोर्स एक ही ऐप पे आपको सारे मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। मान लो कि अब आपको कोई भी कोर्स में ज्वाइन करना, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज्वाइन करना, तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये अच्छा ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले अगर किसी को इस पे जाओगे लाइव क्लास में, तो वो शो कर देगा कौन सी लाइव क्लास है, ली है कौन सी नहीं है, वो ऑप्शन होगा। अगर वापस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे अगर क्लिक करोगे तो उसमें ये सारे फीचर दिख रहे हैं, टीचर्स के हैं, बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के, पुलिस है। आप इसमें से जो एग्जाम चूज करना चाहते हो वो उसमें आप क्लिक करोगे। इसमें मान लो कि एसएससी एग्जाम आप एग्जाम कोर्स करना चाह रहे हो या उसको देखना चाह रहे हो, तो मैं एसएससी एग्जाम पे क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और सीएचएसएल। इसमें जो भी आपको जो भी इच्छा था, सीएचएसएल का कोर्स लेना है, एमटीएस का लेना है, सीपीओ का लेना है, सीजीएल का लेना है, जो भी लेना अवेलेबल है। इसमें मान लो आपको सीजीएल का कोर्स लेना है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सीजीएल से रिलेटेड पैकेज क्या है और उससे रिलेटेड आपके पैकेज कौन कौन से अवेलेबल है और लाइव क्लास के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, वो सारे आपको यहाँ दिखाएंगे। अभी जो एक स्क्रीनशॉट है उसमें केवल आपको पैकेज का दिख रहा है, जैसे मान लो ऐसे सीजीएल का ऑल इन वन मास्टर पैकेज जो 7,999 का। तो इसमें से आप व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले व्यू करो, व्यू करके इसको देखो। इसमें लाइव क्लासें हैं, जो प्रत्येक कोर्स के अंदर फर्स्ट 2 क्लासें हैं वो फ्री है, तो उस पर सारे फीचर आप चेक कर लो। उसमें आपकी क्वालिटी पता चलेगी, उसमें आपके क्वेश्चन से क्या है, पढ़ाने का लेवल क्या है, एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, वो सारा इसमें अवेलेबल है। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर क्या क्या कोर्स के अंदर अवेलेबल है। जैसे एसएससी का आपने मास्टर पैक चूज किया था, इसमें आपको सबसे ऊपर दिख रहा है लर्निंग कोर्सेज। लर्निंग में आपको मॉक टेस्ट दिख रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं। मॉक टेस्ट कितने हैं टोटल, करीबन करीब आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसी तरह प्रीवियस ईयर पेपर यानी पिछले साल के जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए उन सब की पीडीएफ इस एक ही ऐप पे अवेलेबल है। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है, जनरल स्टडी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, वो सारे जो सब्जेक्ट है वो सारे अवेलेबल है। उसमें अगर मैं इंग्लिश को आगे क्लिक करूंगा तो इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो सारे दिखा देंगे। ऐसे ही मैं जनरल स्टडी में करूंगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो दिखा रहे हैं। फिर मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक है वो दिखाएंगे। इसी तरह रीजनिंग में कौन से टॉपिक है वो दिखाएंगे। फिर इसमें से आपको ट्राई करना, तो किसी एक सब्जेक्ट, मान लो मैथमेटिक्स में मैं जाके सिंप्लीफिकेशन देखना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंप्लीफिकेशन पे क्लिक करूंगा तो उस सिंप्लीफिकेशन के कितने लेक्चर है, कितने वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वो सारे के सारे आप इसके सामने दिखेंगे। फिर इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी एक लेक्चर को कंप्लीट करना या एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप से आपको गुजरोगे, तभी आपका नेक्स्ट आप प्रोसेस करेंगे, तब उतने प्रोसेस से गुजरोगे तो आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उनमें कोई कंसेप्ट मतलब रह जाए ऐसी गुंजाइश भी नहीं रहेगी, मिनिमम से मिनिमम गुंजाइश आपकी रहेगी कि कोई डाउट होगा। तो इसमें से किसी भी लेक्चर को आप क्लिक करो, उसको पढ़ोगे, स्टडी करोगे तो वो पूरा लेक्चर दिखेगा। और उसके पढ़ने के बाद जब आपको एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मुझे कितना समझ में आया, कितना नहीं आया समझ। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस देते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट दोगे। टेस्ट देने से पहले भी अगर लेक्चर पूरा पढ़ा और आपको कोई डाउट आ रहा है तो डाउट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस डाउट के ऑप्शन पे जाके आप जो प्रॉब्लम है उसको मैसेज करोगे। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो कोर्स में आपके टीचर हेल्प करेंगे। जैसे ही डाउट पे करोगे आपके टीचर पे मैसेज जाएगा, टीचर आपको मॉनिटर करेगा। उसके बाद अगर डाउट क्लियर हो गए, आपको कॉन्फिडेंस आने लगा, तो आपने एग्जाम दोगे, प्रैक्टिस दोगे। प्रैक्टिस देने के बाद में जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके अंदर एक ऐसा मेथड हमने इन्वॉल्व किया इस ऐप के अंदर, वो है गैप एनालाइजर। वो गैप एनालाइजर आपके टेस्ट कंप्लीट होते ही एनालाइज करके बता देगा कि कौन से टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। तो उसकी रेमेडीज यानी उसके कुछ वीडियोस होंगे, उसकी पीडीएफ वो आपको वहाँ अवेलेबल मिल सकती है। अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपको एक लाइव क्लास का भी ऑप्शन होगा। तो रिक्वेस्ट फॉर लाइव क्लास है, यानी कि आप वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो आपके टीचर ज्वाइन किए हुए वो उनके पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताते हैं। अगर अगर यहाँ से आप अगर ये सारे फीचर जो बता रहा हूँ, जो लाइव क्लास का, गैप एनालाइजर मेथड का यूज, वो यूटिलाइजेशन, वो केवल लाइव क्लास में रहेगा।
बाकी जो प्रोसेस रहेगा, अगर पैकेज खरीदते हो तो उसमें ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसमें केवल ये वीडियोस रहेंगे, आपके प्रैक्टिस सेशन रहेंगे और ई बुक्स रहेंगे और नोट्स रहेंगे इसके अंदर। गैप एनालाइजर में जैसे हाँ कोई कंसेप्ट है, जैसे कोई प्रैक्टिस आपने दिया है और देने के बाद में आपकी प्रॉब्लम है, तो गैप एनालाइजर डायरेक्ट कुछ की उसके रेमेडीज आपको यहाँ शो कर देगा गैप एनालाइजर में, जो जिसको कहते हैं ना वीक कंसेप्ट, यानी आपका कंसेप्ट कौन सा कमजोर है उसको वो देगा। इसी तरह नोट्स यहाँ अवेलेबल होंगे, एक्सरसाइज होगी वो उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो कोर्स अगर ले रहे हो, कोर्स ले रहे हो तो किस सब्जेक्ट के कौन से टीचर आपको असाइन किए हुए हैं, तो वो सारे टीचर्स आपके डायरेक्ट डिटेल्स यहाँ दिखा देगी। उसी तरह अगर ये ऑप्शन था, अगर लाइव क्लास के लिए जाएंगे तो डायरेक्ट आपके पास बाई का ऑप्शन आएगा, उसमें आप कितनी क्लासें लेना चाह रहे हो वो प्रोसेस रहेगी ऑप्शन। और जैसे ही आप बाई पे क्लिक करो, चेकआउट का ऑप्शन, चाहे आप पैकेज में जाओगे चेकआउट का ऑप्शन, चाहे आप लाइव क्लास के लिए जाओगे, तो उसमें जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास पेटीएम है तो डायरेक्ट पेटीएम पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड है, यूपीआई या नेट बैंकिंग, या सारे ऑप्शन है। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा तो आपका तुरंत हमारा जो मैनेजमेंट टीम है या एडमिन टीम है उसके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने इस कोर्स के लिए ये परचेज किया, तो तुरंत आपको जो टीचर चाहिए वो टीचर असाइन हो जाएंगे, जो जो कोर्स चाहिए वो कोर्स आपके ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा सारा। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा रहेगा इस पूरे ऐप को चलाने के से ज्वाइन करने से लेके पूरा का पूरा ऐप खरीदने तक का। तो इस कोर्स को खरीदने से पहले आपके साथ सामने ये एक फैसिलिटी दी है कि आप किसी कोचिंग में जाते हो तो सबसे पहले वहाँ के एनवायरनमेंट देखते हो, वहाँ की क्लास लेते हो, क्लास लेने के बाद में क्या करते हो भाई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आप उससे संतुष्ट होते हो, उसके बाद कोचिंग में ज्वाइन करते हो। तो सेम प्रोसेस अपने यहाँ पर भी है, आप पूरे लेक्चर फ्री दिए हुए हैं, वो स्टार्टिंग के 2-2 लेक्चर वो आप चेक करोगे, उसको देखोगे आराम से, आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है हमारे लिए हेल्पफुल है, ये दूसरे ऐप से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हाँ इसमें हमारे को इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल रही है, तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अप टू आपके लेवल, जैसे आप रिक्वायरमेंट है, जिस कंपटीशन के लिए जाना चाह रहे हो उस लेवल तक का इसमें अवेलेबल है। स्कूल का है तो स्कूल का अप टू जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार लेक्चर है कि नहीं है, जो टीचर सपोर्ट कर रहे हैं वो बराबर आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं है, तो ये सारा इस प्रोसेस और फ्यूचर इसको इनबिल्ट किया गया। तो